एक अकेला शेर सब पे भारी। तो ना तो शेर रह गया और ना सब पे भारी रह गया। यानी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कपड़े स्वयं फाड़ फाड़ के और निकाल निकाल के देश को बता दिया कि मैं कितना कमजोर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ। कभी कभी होता नहीं है, अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे की दुकान की बुराई करनी पड़ती है। ये राजनीति की एक भाषा है। अगर वो हमारी बुराई नहीं करेंगे तो उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं, चाणक्य और बिना चोटी वाले, वो दोनों लोग नाराज हो जाएंगे। और वो कहते हैं तो भाड़गिरी तो भारतीय सभ्यता में बड़े दिन से रही है। राजाओं के सामने भाड़ लोग जाते थे और उनका जय जयकार करते थे। तो कुछ दल ऐसे हैं जिनके लिए मैंने अभी वो शब्द भी दे दिया, आपको बार बार नहीं कहूंगा मैं। एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, काफी अनर्गल बयान देते हैं। कई बार समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 17 से 22 तक थे तो भगवान के खिलाफ कुछ नहीं बोले। अभी जो है उन्होंने बयान दिया अयोध्या में कि अगर पत्थर में प्राण आ सकता है तो मुर्दा में भी प्राण आ जाना चाहिए। इस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का ठीक है, उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है। कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे कुछ नेताओं से बात होती है जो स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज रहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो बी टीम है, बीजेपी के द्वारा भेजा गया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से डिबेट धर्माचार्यों को करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो सवालात हैं वो बड़े मौजूद से सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में मनोज यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इस समय गोरखपुर लाइव की टीम लखनऊ में है। हम समझेंगे 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकदल जो कि समाजवादी पार्टी के साथ कभी दम भरती थी बीजेपी के खिलाफ, आज उसने अलग होने का ऐलान कर दिया। हम समझेंगे मनोज यादव जी से। इंडिया कुंभ में लगातार घट रहा है। पहले नीतीश कुमार जी चले गए, बाद में ममता बनर्जी जी अड़ गई हैं। अब समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का एक बड़ा गठबंधन था, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गठबंधन टूट चुका है जी। उसमें नजर आने वाली अब कोई बात नहीं जी। लेकिन एक डायलॉग बड़ा शानदार आया था, एक अकेला शेर सब पे भारी। तो ना तो शेर रह गया और ना सब पे भारी रह गया। यानी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कपड़े स्वयं फाड़ फाड़ के और निकाल निकाल के देश को बता दिया कि मैं कितना कमजोर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ। बिहार में मैं नहीं जीत सकता तो मुझे नीतीश कुमार चाहिए, उत्तर प्रदेश में मैं नहीं जीत सकता तो मुझे जयंत चौधरी चाहिए, और इसी तरह महाराष्ट्र हो या अन्य स्टेट हो जहां बीजेपी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन नेता गए हैं, जनता नहीं गई है। लेकिन आपने अभी कहा, एक बात कहा यादव जी कि नीतीश कुमार अगर साथ में नहीं आते तो बीजेपी नहीं जीत सकती। आपने कहा कि रालोद अगर साथ में नहीं आती तो बीजेपी नहीं जीत पाती। तो एक तरीके से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी हारी हुई लड़ाई लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा नेता गए, जनता नहीं गई है। आप सवाल अगर यहां से पूछते तो बेहतर और डिबेट हो जाती। मैं आपको बता दूं कि जनता के बीच में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि सरकार ने 10 सालों में जनता को ठगा है। कैसे ठगा है? बेरोजगारी बढ़ा के ठगा है, किसानों की आय दुगनी नहीं करके ठगा है, 15 लाख दे के नहीं ठगा है, और तो और गांव के एक छोटी सी दुकान पे भी जीएसटी ठोक दिया है। तो जो जनता को तकलीफ हो रही है, जो जनता को अपने दर्द को कह नहीं पा रही है, तो एक सपने दिखाए गए कि नहीं, ऑल इज वेल मोदी कर रहे हैं देश में। हर चीज की महंगाई बढ़ा दी, किचन महंगा हो गया महिलाओं का, शिक्षा महंगी हो गई नौजवानों की, नौकरियां मिल नहीं रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और तो और सबसे बड़ी बात 10 लाख से ज्यादा नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट में खाली पड़ी और सरकार ने नहीं भरी। क्यों? उनको तो पूंजीपतियों के चरणों में रखना है, जिससे कि पूंजीपतियों से वो पैसा कमा सके। ये जनता जान चुकी है। कोई आरएलडी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से आरएलडी से कहना चाहता हूं, क्यों गए थे? इसीलिए गए थे कि दिल्ली बॉर्डर पे कांटे लगा दिए जाएंगे, सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी जाएंगी, दिल्ली बॉर्डर पे गोली चलेगी, वहां पे आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, किसानों पे लाठियां चार्ज होंगी। इसलिए आरएलडी गई थी क्या? किसान ये सब देख रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए जो राजनीतिक दल काम करेगा उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। मोदी का काम 2024 में खत्म है। गोदी मीडिया या मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा अगर नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को बरकरार रखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये दुस्वप्न की तरह है। जनता की नींद 24 के चुनाव में खुलेगी और जनता वोट इस सरकार के खिलाफ करने जा रही, क्योंकि अगर ये सच्चाई ना होती तो नरेंद्र मोदी को किसी नेता की आवश्यकता न पड़ती। 38 दल का तो गठबंधन एनडीए रह ही गया था,
उसके बावजूद भी उनको लगातार अपना कुनबा बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जो 38 है वो पिद्दी है, उनके पास कोई वोट नहीं है, उनके पास कोई विधायक नहीं है, उनके पास कोई सांसद नहीं है। जयंत चौधरी जी तो कह रहे हैं कि किस मुंह से जो है विपक्ष के साथ जाएं, किस मुंह से जो है विपक्ष के लोगों के साथ जाएं। वो भाजपा के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे बाबा को जो सम्मान मिला है उसको लेकर बोल रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल अपने बाबा दादा के सम्मान के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। राजनीतिक दल जनता के लिए चुनाव लड़ता है, जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों, युवाओं, पिछड़े दलितों, अगड़ों, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। हमारे लिए किसी का पुरस्कार तो हमको भी दे दिया, तो क्या करें? हम बीजेपी की जय जयकार करने लगे क्या? आदरणीय नेताजी को पद्म विभूषण मिला तो हम क्या करें? बीजेपी जिंदाबाद करें क्या? जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी बड़े नेता थे, उनको अगर बीजेपी ना देती माफ करिएगा, तो दूसरा दल दे देता, आने वाले समय में देता, समाजवादी लोग दे देते। इसलिए ये बातें बड़ी छोटी हैं, किसी दल को पुरस्कार पे नहीं बह जाना चाहिए। जनता के ऊपर जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, ये बड़ी बात है। प्रमोद जी, अभी आपने एक बात कहा कि किचन महंगी हो गई है, शिक्षा महंगी हो गई है। आपने कहा जनता सबक सिखा देगी। 2014 में बीजेपी जीतती है, 17 में बीजेपी जीतती है, 19 में बीजेपी जीतती है, और फिर अब 400 पार का नारा है। तो कहीं ना कहीं 10 साल में अगर आप कह रहे हैं इतना असंतोष है, तो फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में कैसे आ जा रही है? नहीं, देखिए, सत्ता में उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, एक टर्नओवर तक जनता, यूपीए की सरकार को 10 साल नहीं मिला था क्या? 10 साल पूरा यूपीए की सरकार को इस देश की जनता ने मैंडेट दिया और सरकार चली। 10 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो गए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलने वाली। देखिए, टीवी कोई ऑपरेशन नहीं करता है मोदी सरकार का। अगर टीवी ऑपरेशन कर देगा तो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास लखीमपुर का, माफ करिएगा, पीलीभीत का एक वीडियो पड़ा है। एक दलित बच्ची है, उसके साथ बीजेपी के एक ठेकेदार ने रेप किया नौकरी देने के बहाने। उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही है। मेरे पास उसकी एफआईआर की कॉपी है। मैंने एसपी को 2 बार फोन किया कल से आज तक, एसपी फोन पे नहीं आ रहा, उसका पीआरओ फोन उठाता है, कह रहा है सर जांच चल रही है। एक महिला जिसने अपना वीडियो डाल दिया, उस महिला की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, वो सत्ता कैसे अच्छी हो सकती है? अच्छा, एक सवाल है, जब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी रहते, एक समय हुआ करता था संजय निषाद भी हुआ करते थे, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी हैं। सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं जब सपा से दूरी बना ली है, तो कह रहे हैं कि सपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। इस तरह का बयान वो लोग बीजेपी सपा के साथ रहते हैं तो अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन आपके साथ जैसे दूरी बनाते हैं सपा को साफ कर देते हैं। देखिए, कभी कभी होता नहीं है, अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे की दुकान की बुराई करनी पड़ती है। ये राजनीति की एक भाषा है। अगर वो हमारी बुराई नहीं करेंगे तो उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं, चाणक्य और बिना चोटी वाले, वो दोनों लोग नाराज हो जाएंगे। और वो कहते हैं तो भाड़गिरी तो भारतीय सभ्यता में बड़े दिन से रही है। राजाओं के सामने भाड़ लोग जाते थे और उनका जय जयकार करते थे। तो कुछ दल ऐसे हैं जिनके लिए मैंने अभी वो शब्द भी दे दिया, आपको बार बार नहीं कहूंगा मैं। वो जाते हैं वहां, चाटू काटते हैं, प्रशंसा करते हैं। अच्छा, प्रशंसा भी एक लिमिट तक की जा सकती है, फिर दूसरे की बुराई करनी रहती है तो बुराई करते हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से सिर्फ 2 ही सवाल। बिहार मॉडल में तेजस्वी जी ने 75% आरक्षण कर दिया टोटल, जो 49 पॉइंट अगड़ों का मिला के, ईडब्ल्यूएस का मिला के लगभग 60% था, यानी 75% हो गया। अब उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लेंगे कि जो पिछड़ों का कैप बढ़ने की बात है 75% आरक्षण की, उस पे आएंगे। दूसरा, जाति जनगणना की बात वो लगातार कर रहे थे, क्या अब वो बीजेपी में रह के जाति जनगणना के लिए बीजेपी की सरकार पे दबाव बनाएंगे? ये 2 मुद्दे अगर ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे तो उनका भला 2024 में होगा। अगर नहीं करेंगे तो घोसी की तरह उठा के दे मारे जाएंगे पूर्वांचल में। इतनी भी बात मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, काफी अनर्गल बयान देते हैं। कई बार समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 17 से 22 तक थे तो भगवान के खिलाफ कुछ नहीं बोले। अभी जो है उन्होंने बयान दिया अयोध्या में कि अगर पत्थर में प्राण आ सकता है तो मुर्दा में प्राण आ जाना चाहिए। इस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का ठीक है, उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है। कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे कुछ नेताओं से बात होती है जो स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज रहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो बीटी में बीजेपी के द्वारा भेजा गया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से डिबेट धर्माचार्यों को करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो सवालात हैं वो बड़े मौजूद से सवाल हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म पे कोई सवाल उठाता है तो इस देश में धर्माचार्य बहुत है।
4 शंकराचार्य हैं, लाखों हजारों साधु संत हैं, मठों के मठाधीश हैं, महंत हैं, तपस्वी हैं और वेदों पुराणों के जानकार लोग हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कुछ सवाल है, जैसे मैं एक सवाल उनका उठाता हूं, रामचरितमानस में ये वर्णित है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इस पे प्रताड़ना का मतलब महिलाओं का जानवरों पे और जो और जिनकी संज्ञाएं दी गई हैं उन पे प्रताड़ना है, तो उनके सवाल का समाधान इन धर्माचार्यों को बताना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो इसका मतलब हम अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी में रहते हैं तो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, क्योंकि मैं वही कराने वाला हूं। बीजेपी गुलामों का एक समूह है और मौजूदा बीजेपी के पास जो उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति थी? जो बीजेपी में जाएगा उसकी आवाज बंद हो जाएगी। वो आवाज नहीं स्वामी बोल प्रसाद मौर्य बोल नहीं पाते थे, कोई नहीं बोल पाएगा। देखिए, अपने यहाँ 2 प्रजाति के कुत्ते पाए जाते हैं, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक वो कुत्ता जो पूंछ उठा के चलता है, एक वो कुत्ता जो पूंछ दबा के चलता है। बीजेपी अच्छे अच्छों की पूंछ को दबा देती है। तो बीजेपी से इस तरह की बात उम्मीद करना कि लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी में रह के कोई उठा सकता आवाज, नहीं उठा पाएगा। एक और उदाहरण देता हूं, कितने पिछड़े नेता हैं, कितने मुख्यमंत्री उसने पिछड़े बना दिए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कोई कभी आरक्षण की बात करता नजर आएगा बीजेपी के लीडर? क्या आपके यहाँ निषाद जी हैं, कितने सांसद हैं, क्या कभी वो पिछड़ों के आरक्षण की बात कर सकते हैं बीजेपी में रह के? नहीं, क्योंकि आरक्षण जो है सपा बसपा की सरकार के लोग खा गए, अभी भी अधिकारी बैठे हुए हैं, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। ये सब प्रपंच है। पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण समाजवादी पार्टी ने दिया, पिछड़ों को आर्थिक आरक्षण, जो नौकरियों में आरक्षण, समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी ने दिया। अगड़ों को माफ करिएगा, पिछड़ों को जो उच्च शिक्षा में आरक्षण मिला, एजुकेशन में, वो अर्जुन सिंह की सरकार, अर्जुन सिंह की यूपीए की सरकार थी, उसने दिया। समाजवादी पार्टी ने लागू करने। पिछड़े नेता दूर क्यों होते जा रहे हैं? जब आपने सब किया, आरक्षण आपने दिया, तमाम चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन पिछड़े नेता दूर क्यों होते जा रहे हैं? किसी नेता से कुछ नहीं होता है, जनता होती है। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए लगातार चल रहा है और पीडीए के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगारी की तरफ हैं, आधी आबादी, इन सभी को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 2024 में हम इनको पटकनी देंगे उत्तर प्रदेश में। प्रमोद जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।